अच्छा आगे आगे क्लिनिकल फीचर्स, तो जो हमारे पास स्ट्रोक के उसके मेन क्लिनिकल फीचर्स क्या, फास्ट, दैट इज फेशियल पैरालिसिस, आर्म वीकनेस, स्लर्ड स्पीच एंड इट्स द टाइम टू कॉल एम्बुलेंस, फास्ट। इसके अलावा अगर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इन्वॉल्व होगी तो ये फ्रंटल लोब को सप्लाई करती है, फ्रंटल लोब को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि वो बिहेवियर को कंट्रोल करता है, कंफ्यूजन एंड बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस। और ये सेंसरी लॉस जो है वो लेग्स में ज्यादा होगा देन आर्म्स। मिडल सेरिब्रल आर्टरी टेम्पोरल लोब को सप्लाई करेगी, जब उसको सप्लाई नहीं मिलेगी तो हमारे पास क्या होगा, ब्रोका एरिया और वर्निस्किस को सप्लाई नहीं मिलेगी, इनका एफेजिया हो जाएगा। और स्लर्ड स्पीच और वर्निस्किस का स्पीच कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आएगी, इसमें स्पीच प्रोडक्शन में और इसमें स्पीच कॉम्प्रिहेंशन में। और कॉन्ट्रालैटरल साइड का हेमिप्लेजिया होगा। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है हमारे पास, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ऑक्सीपिटल लोब को सप्लाई करेगी तो हमारे पास विजुअल हेलुसिनेशन एंड विजुअल एग्नोसिया होगा। अच्छा, वर्टिब्रो बेसिलर सर्कुलेशन जो है इसमें क्या है हमारे पास, वर्टिब्रल आर्टरी के अंदर अगर ओक्लूजन होती है तो ये वैलेनबर्ग सिंड्रोम बनेगी। वैलेनबर्ग सिंड्रोम में हमारे पास 6 काम होते हैं, वो क्या कि ट्राइजेमिनल नर्व वर्टिब्रल आर्टरी को सप्लाई नहीं मिली तो ट्राइजेमिनल नर्व के न्यूक्लियस को नहीं मिलेगी, तो सेम साइड का इप्सिलैटरल साइड ऑफ फेस पे लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर हो जाएगी। देन 8 नर्व वेस्टिबुलर नर्व को सप्लाई ना मिली तो क्या हो जाएगा, निस्टिग्मस डिप्लोपिया, ठीक है, वर्टाइगो डिप्लोपिया निस्टिग्मस। देन 9-10 न्यूक्लियस एम्बिगुअस जो कि 9-10 नर्व को कंट्रोल करे, इट सप्लाइज वेगस एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। तो क्या होगा, डिस्पेजिया डिस्पोनिया एंड डैमेज्ड गैग रिफ्लेक्स। इसके अलावा सिंपैथेटिक फाइबर्स को सप्लाई करता है कि सिंपैथेटिक फाइबर्स को का सप्लाई रुक जाएगा तो हॉर्नेट सिंड्रोम हो जाएगा, टोसिस, मियोसिस एंड फेशियल एनहिड्रोसिस। सेरिबेलर पेडंकल्स को सप्लाई करता है, सेरिबेलर पेडंकल्स को सप्लाई नहीं मिलेगा, एटेक्सिया होगा, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को सप्लाई नहीं मिलेगा तो लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशंस। बेसिलर आर्टरी में अगर लॉस है तो सिंपली चारों लिम्स इन्वॉल्व होंगी, क्वाड्रीप्लेजिया और क्रेनियल नर्व पाल्सीज, लॉक्ड इन सिंड्रोम होगा। इसमें लॉक्ड इन सिंड्रोम में पर्सन इज अवेयर बट नो रिस्पॉन्स, सेरिबेलर आर्टरी का है अगर तो सेरिबेलर आर्टरी, सेरिबेलम के फंक्शन सारे लॉस होंगे और निस्टिग्मस होगा और इप्सिलैटरल सेम साइड का लिम्फ एटेक्सिया होगा। ये जो सेरिबेलर आर्टरी है ना, ये पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये एक तो सेरिबेलर पेडंकल को सप्लाई करेगी, उसको सप्लाई नहीं मिल रहा तो सेरिबेलर के फंक्शन लॉस होगी, डिप्लोपिया निस्टिग्मस होगा और इप्सिलैटरल लिम्फ एटेक्सिया होगा। और ये साथ के साथ ये पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो ओक्यूलोमोटर नर्व को सप्लाई करिए, जब उसको सप्लाई नहीं मिलेगी तो हमारे पास जो लैटरल रेक्टस है उसको तो मिल रही है तो निस्टिग्मस होगा टुवर्ड्स लैटरल साइड, क्योंकि मीडियल वाले को सप्लाई नहीं मिलती, लैटरल रेक्टस को मिल रही है वो, क्योंकि उसकी तो 6 नर्व सप्लाई करती है ना, तो उसके पास होगी तो देयर विल बी निस्टिग्मस टुवर्ड्स लैटरल साइड। अच्छा, अब इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे हम? इन्वेस्टिगेशन में सिंपली हम सीटी स्कैन, एमआरआई और फिर रिस्क फैक्टर को फाइंड करने के लिए सीटी स्कैन बेस्ट। इनिशियली पहले हम सीटी स्कैन कराएंगे, डिटेक्ट करेंगे ब्लड इन द ब्रेन, अगर फेल होगी तो डिटेक्ट ब्लड इन दिस, तो फिर हम उसको अगर फेल हो जाए इंसान डिटेक्ट करने में कि अगर ब्लड ना हो तो वो हेमरेजिक स्ट्रोक या फिर वो इस्कीमिक स्ट्रोक है, नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन। तो डिफ्यूजन वेट एमआरआई मोस्ट जो है ये जो है हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है बट बहुत कॉस्टली है, इसलिए हम सीटी को पहले करते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो है वो हम बाकी की इन्वेस्टिगेशंस रूल कॉज को फाइंड करने के लिए करते हैं। वेस्कुलर कॉज को फाइंड करने के लिए एक तो हम ड्यूप्लेक्स अल्ट्रासाउंड ऑफ कैरोटिड कराएंगे और उन्हीं का ही और हम जो है वो एंजियोग्राफी, ठीक है, एमआर एंजियोग्राफी और सीटी एंजियोग्राफी करा लेंगे। इसके अलावा हार्ट का अगर कॉज है तो उसके लिए ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम। और अगर हमारे पास जो है अदर रिस्क फैक्टर्स में हम क्या करेंगे, जो बाकी के रिस्क फैक्टर है सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, ठीक है, सीबीसी ये सारे लिपिड प्रोफाइल, ब्लड ग्लूकोज, सीरम प्रोटीन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब अगर बंदा हमारे पास पहले 3 घंटे में आ गया तो वेल एंड गुड, आप उसको टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर लगा देंगे थ्रोम्बोलाइसिस के लिए, टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर। लेकिन अगर 4.5 आवर्स के अंदर आता है फिर भी आपने उसे टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर लगाना है। अगर 4.5 आवर के बाद आता है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है इसको लगाने के लिए, फिर वो जस्ट एस्पिरिन लगाएंगे। लेकिन कुछ कंडीशंस में इसको नहीं लगाना, जैसे कि अगर स्ट्रोक है या कोई हेड ट्रॉमा है, एमआई है 3 महीने पहले ही हुआ है तो आपने नहीं लगाना। अगर लंबर पंक्चर या आर्टिकल पंक्चर 7 दिन पहले हुआ है फिर भी नहीं लगाना। ये ब्लीडिंग, जेंट्रो यूरिनरी ब्लीडिंग
21 डेज पहले फिर भी नहीं है, मेजर सर्जरी 14 डेज पहले, तो फिर आपने ये टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर नहीं लगाना। तो थ्रोम्बोलाइसिस के बाद हम क्या देंगे, एंटी प्लेटलेट फैक्टर। एंटी प्लेटलेट फैक्टर में हमारे पास क्या, एस्पिरिन, पहला डोज हम 300 मिलीग्राम का देंगे, उसके बाद 75 मिलीग्राम, ठीक है। और फिर एस्पिरिन के साथ डायपायराडामोल एंड क्लोपिडोग्रिल ऐड करेंगे। डायपायराडामोल भी 200 मिलीग्राम और क्लोपिडोग्रिल 75 मिलीग्राम ऐड कर देंगे, ठीक है। पहले डायपायराडामोल 200 मिलीग्राम ट्वाइस डेली एंड देन स्विच टू क्लोपिडोग्रिल वंस डेली। अगर आप एस्पिरिन के साथ देंगे डायपायराडामोल तो ज़्यादा फायदा है, लेकिन क्लोपिडोग्रिल के साथ एस्पिरिन देने का इतना फायदा नहीं है। देन कैरोटिड रिवेस्कुलराइजेशन, इट इज अ प्रोसेस टू रिमूव प्लाग फ्रॉम द कैरोटिड आर्टरी। और सेकेंडरी प्रिवेंशन आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, HbA1c जैसे नेट रखें, लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करें बाई गिविंग सिम्वास्टैटिन 40 मिलीग्राम, और लाइफस्टाइल चेंजेस करें, वेट लूज करें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें, लोअर सॉल्ट इनटेक, लोअर फैट इनटेक, एक्सरसाइज करें, ठीक है। एंड दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है